हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा भीम सिंह तक की चर्चा कर ली थी। आज हमको आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा भीम सिंह से आगे की चर्चा करनी है और हम मेवाड़ के इतिहास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने आपके मेवाड़ का इतिहास एकदम डिटेल से पढ़ा है और अब आगे थोड़ा सा और बचा है, उसको भी आराम से पढ़ेंगे। तो आज हम बच्चों बात करते हैं आपके महाराणा भीम सिंह से आगे की। थोड़ी सी मैंने महाराणा भीम सिंह के बारे में चर्चा की थी कल, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं कि भीम सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि महाराणा भीम सिंह, एक तो इनके शासन काल में हमें आपके कृष्णा विवाद वाला ध्यान रखना था महाराणा भीम सिंह में, और एक आपके भीम सिंह के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि हुई थी उसकी चर्चा की थी। इसके बाद में संधि के तहत आपके कर्नल जेम्स टोड यहाँ के पीए बन के उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम आपके भीम सिंह जी से आगे की चर्चा करते हैं। तो चलो बच्चों, अब महाराणा भीम सिंह के बाद में हमने देखा था कि महाराणा भीम सिंह का शासनकाल 1828 तक रहा था। अब महाराणा भीम सिंह से मैं आगे की बात करूं, महाराणा भीम सिंह से आगे की हम बात करें तो आपके महाराणा जवान सिंह, महाराणा जवान सिंह, महाराणा जवान सिंह की बात करते हैं। इनका शासनकाल आपका 1828 से 38 तक शासनकाल था। महाराणा जवान सिंह के शासनकाल की हमें बातें क्या क्या पढ़नी है बच्चों, वो सबसे पहले तो याद रखना कि जब महाराणा जवान सिंह मेवाड़ में शासन कर रहे थे उस समय मैंने आपको जब पहले मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था तो उसमें एक शासक आया था आपका समर सिंह। समर सिंह के बारे में मैंने बताया था, इनके दो पुत्र, एक कुंभकर्ण और एक रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था और आपका जो कुंभकर्ण था वो आपके गुहिल वंश की नेपाल में शाखा स्थापित की थी। तो जो कुंभकर्ण ने आपके नेपाल में जो आपकी शाखा स्थापित की थी और आपके महाराणा जवान सिंह के शासन के समकालीन वहां जो नेपाल का गुहिल वंशीय शासक था वो राजेंद्र विक्रम शाह थे। तो आज हमें इनके बारे में, मगर मैं महाराणा जवान सिंह की बात करूं तो एक तो याद रखना, इनके समय में मेवाड़ नेपाल, मेवाड़ नेपाल संबंध पुनः स्थापित हुए, पुनः स्थापित हुए, पुनः स्थापित हुए। क्योंकि आपके जवान सिंह के समकालीन नेपाल का जो गुहिल वंशीय राजा था, नेपाल के गुहिल वंशीय, नेपाल के गुहिल वंशीय शासक, गुहिल वंशीय शासक कौन थे? तो आपके इनके समकालीन थे आपके राजेंद्र विक्रम शाह, राजेंद्र विक्रम शाह। कहने का मतलब जिस समय आपके मेवाड़ में जवान सिंह शासन कर रहे उनके समकालीन नेपाल में गुहिल वंशीय शासक राजेंद्र विक्रम शाह थे और राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को मेवाड़ में भेजा। कहने का मतलब अपने प्रतिनिधियों को अपने पूर्वजों की राजधानी या पूर्वजों का साम्राज्य मेवाड़ में निरीक्षण या मेवाड़ में उन्हें संबंध बढ़ाने के लिए भेजा। तो याद रखना, राजेंद्र विक्रम शाह ने, राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनिधियों को मेवाड़ भेजा।
तो ये बात हमें याद रखनी है जवान सिंह के शासनकाल में कि महाराणा जवान सिंह के शासनकाल में आपके मेवाड़ और नेपाल के जो गुहिल वंशी शासक थे इनके संबंध और मजबूत हुए और मधुर हुए, और आपके यहाँ तक कि राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने प्रतिनिधियों को अपने पूर्वजों के साम्राज्य मेवाड़ में भेजा। तो याद रखना है कि जवान सिंह के समकालीन मेवा आपके नेपाल के गुहिल वंशीय शासक कौन है, तो गुहिल वंशीय शासक कौन हो जाएंगे आपके, इनके समकालीन शासक आपके राजेंद्र विक्रम शाह। और आपके राजेंद्र विक्रम शाह ने मेवाड़ में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। उस समय आपके मेवाड़ के शासक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, जवान सिंह। इतनी बातें याद रखनी है बच्चों, किसकी, जवान सिंह की। चलो जवान सिंह के आगे बात करते हैं। जवान सिंह के बाद में हम बात करें तो आपके गुहिल वंशीय शासक का उल्लेख मिलता है हमें आपके महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह 1838 से 42 तक का इनका शासन काल रहा। इनका आपके महाराणा सरदार सिंह का। महाराणा सरदार सिंह के बारे में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, तो इनके समय में एक सबसे विशिष्ट बात यह है कि इनके शासन काल में आपके भोमट भील आंदोलन हुए थे। कि इनके शासन काल में आपके सरदार सिंह के समय में जो भोमट जो भील थे उन्होंने उपद्रव मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो आंदोलन कर रहे थे, कौन, आपके भोमट क्षेत्र में भील। भोमट क्षेत्र में भील थे, वो आंदोलन कर रहे थे। अब जब भोमट क्षेत्र में जो भील थे वो आंदोलन कर रहे हैं तो उस आंदोलन को दबाया कैसे जाए, उस आंदोलन को कंट्रोल कैसे किया जाए, उस आंदोलन पे नियंत्रण कैसे किया जाए। इसलिए महाराणा सरदार सिंह ने एक दिमाग में विचार बनाया, और विचार बना के इन्होंने सोचा क्यों न जो ये बड़े बड़े लोग आपका आंदोलन कर रहे हैं इनको समझाया जाए। अब समझाया जाए तो उनको भी कुछ लालच दिया जाए, उनको कैसे अपनी ओर फेवर में किया जाए। अपने फेवर में करना है तो उन्हें कोई बड़ा पद देना होगा। इसीलिए महाराणा सरदार सिंह ने एक सेना का गठन किया, और वो सेना कौन सी आपकी, तो याद रखना बच्चों, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर बार बार पूछा जाता है कि मेवाड़ भील कोर सेना का गठन, मेवाड़ भील कोर सेना का गठन किया। मेवाड़ भील कोर सेना का गठन कौन कर रहे हैं, तो सरदार सिंह। तो सीधा सा सवाल आएगा बच्चों कि मेवाड़ भील कोर का आपके गठन किस महाराणा के समय में हुआ था, तो महाराणा सरदार सिंह के समय में। किसके समय में बच्चों, तो मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय में। इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1841 में। कि मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ था, 1841 में। किसके शासनकाल में हुआ था, महाराणा सरदार सिंह ने। क्यों किया था, क्योंकि जो आपका ये भोमट क्षेत्र है इनमें जो भील आंदोलन कर रहे हैं, इन भीलों पे कंट्रोल करने के लिए एक नई सेना बना दी। और बात नई सेना कौन सी बनाई, तो बात सीधी सी बात है कि नई सेना बनाई जो मेवाड़ भील कोर है। और याद रखना इस मेवाड़ भील कोर को शॉर्ट में आपके एमबीसी भी कहा जाता है। कभी आ जाए कि एमबीसी का गठन कब हुआ या आपके मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ, तो सीधा सा दिमाग में कि महाराणा सरदार सिंह के समय में हुआ था, 1841 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो भोमट क्षेत्र है इस भोमट क्षेत्र में भील आंदोलन कर रहे थे और इन भीलों पे आपका नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। लेकिन इसका केंद्र कहां पे रखा गया, कई बार वो भी पूछा जाता है। तो इसका केंद्र रखा गया था आपके, याद रखना बच्चों, खेरवाड़ा में। कहां पर, आपके खेरवाड़ा में। तो केंद्र कहां पर है, खेरवाड़ा में। तो महाराणा सरदार सिंह के समय में बस हमें यही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनके समय में भोमट क्षेत्र का भील आंदोलन हो रहा था। तो महाराणा सरदार सिंह उन पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, उनको अपने फेवर में मिलाने के लिए एक नई सेना का गठन किया। और वो नई सेना कौन सी है, मेवाड़ भील कोर। किसके समय में गठन हुआ, सरदार सिंह के समय। कब हुआ, 1841 में। इसका केंद्र कहां रखा गया, खेरवाड़ा में। लेकिन थोड़ी सी आप एमबीसी की एक बात और याद रखना, देश आजाद होने के बाद, हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद 1950 में जो हमारे राजस्थान की जो राजस्थान पुलिस है, इस राजस्थान पुलिस में एमबीसी का
राजस्थान पुलिस में एमबीसी का विलय कर लिया गया। एमबीसी का विलय कर लिया गया। तो याद रखना बच्चों कि राजस्थान पुलिस में मेवाड़ भील कोर का विलय कब किया गया, तो विलय कब किया जा रहा है बच्चों आपका 1950 में। कब किया जा रहा है 1950 में विलय किया गया। किस में विलय किया गया, राजस्थान पुलिस में। किसका विलय किया गया, एमबीसी का। तो इतनी बातें आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे महाराणा सरदार सिंह। आज हमने आपका जवान सिंह पढ़ा, जवान सिंह के बाद में सरदार सिंह पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। सरदार सिंह के बाद में आपको पढ़ना है बच्चों महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से इनका शासनकाल है 61 तक। महाराणा स्वरूप सिंह। अब स्वरूप सिंह के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, एक आप देखो ये शासनकाल आ रहा है 1842 से 61 तक। क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है, इस शासन के बीच में क्या कोई बड़ी घटना घटी थी हमारे देश में, या हमारे राजस्थान में, या हमारे राजपुताना में, या अपने क्षेत्र में? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके सामने में एक बात आई कि इस समय में कुछ बड़ा तो हुआ था, कुछ बड़ा तो हुआ था 1842 से लेके 61 के बीच में, पर वो क्या है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपके सामने एक नाम आता है कि इस शासन काल के बीच में एक क्रांति हुई थी, एक संघर्ष हुआ था, 1857 की क्रांति। तो याद आ रहा है 1857 की क्रांति। तो सीधा सा सवाल तो पहला यही हो गया कि जब राजपुताना में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ के शासक कौन आ जाएंगे आपके स्वरूप से। माइंड में क्लियर कर लो कि जब राजपुताना या भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ के शासक है महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद में 1857 की क्रांति में महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी याद रखना है। अब जब मैं क्रांति आपको पढ़ाऊंगा बच्चों फुल डिटेल से एकदम आराम से बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखो कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह, और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में किन का साथ दिया था, तो बच्चों आपके अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, आपके अंग्रेजों का साथ दिया था। अब साथ कैसे दिया, तो और तो मैं आपको जब क्रांति आएगी तब क्रांति में बता दूंगा साथ कैसे दे, पर अभी आप एक माइंड में थोड़ा सा जो विचार चल रहा है आपके कि साथ कैसे दे सकते, तो एक बात याद रखना, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें एक सैनिक छावनी हुआ करती थी नीमच। कौन सी सैनिक छावनी अपने राजस्थान में, नीमच। नीमच सैनिक छावनी हुआ करती थी। अगर वर्तमान में हम नीमच की लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में नीमच आपकी मध्य प्रदेश में आती है, लेकिन उस समय कोई आपका राजस्थान भूभाग नहीं था, राजपुताना भूभाग हुआ करता था, और राजपुताना के भूभाग में ही ये सैनिक छावनी आपकी नीमच हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी आपकी नीमच सैनिक छावनी, राजपुताना में। और जो आपकी नीमच छावनी है इसमें 3 जून को विद्रोह हो गया था। तब आपके 3 जून 1857 को क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। आपके अली मोहम्मद बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। किनके नेतृत्व में, एक आपके अली मोहम्मद बेग, अली मोहम्मद बेग व हीरा सिंह के। अभी मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता, पर थोड़ी सी स्वरूप सिंह की बात है तो उसकी चर्चा करनी आपकी जरूरी है। तो कि नीमच छावनी में जब 1857 को विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को, तो वहां नेतृत्व करने वाले अली मोहम्मद वो हीरा सिंह थे। और आपके जो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, तो आपके अंग्रेज अधिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे आपके अबोट। कौन हुआ करते थे, आपके अबोट। कौन हुआ करते थे, आपके अबोट।
और जो नीमच छावनी है ये मेवाड़ के नियंत्रण में आया करती थी। कि जो नीमच छावनी है ये कौन किसके नियंत्रण में आया करती थी? तो मेवाड़ के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में आया करती थी? मेवाड़ के अब जब मेवाड़ के नियंत्रण में आएगी तो पीए कौन था मेवाड़ का उस समय? तो पीए हुआ करता था आपके सावर्स, मेजर मेजर सावर्स। तो पीए हुआ करता था आपका मेजर सावर्स। मेजर सावर्स। अब क्या हुआ था, कहते हैं कि जब राजस्थान में क्रांति हो गई थी, आपकी क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी, तो जो नीमच छावनी का ये अबोट था, ये अपने सभी सैनिकों को 2 जून की रात्रि को आपके परेड मैदान में इकट्ठा किया था। और परेड मैदान में इकट्ठा करके उनको शपथ दिलाई थी कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, ऐसी शपथ दिला रहा था। कौन? आपका अंग्रेज अधिकारी अबोट। उसी समय जो आपका अली मोहम्मद बेग है वो इस शपथ का विरोध करता है और विरोध करके एक स्टेटमेंट जारी करता है। और अली मोहम्मद बेग का कहना था कि जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो मैं थारे प्रति वफादार क्यों रहे? क्या मतलब, अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो अली मोहम्मद यह बात कह रहे हो कि जब थे हमारे प्रति वफादार को नहीं तो मैं थारे प्रति वफादार क्यों रहे? क्योंकि उसकी डायरेक्शन थी आपके अवध की तरफ, क्योंकि अली मोहम्मद बेग रिलेट करता था आपके अवध की ओर से। और जब आप 1857 की क्रांति को पढ़ते हो तो आपको पता है कि किस प्रकार से अवध के क्षेत्र को कुप्रशासन का आरोप लगा के डलहौजी अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लेता है। तो इस बात का इस समय आपके अली मोहम्मद बेग व आपका अली मोहम्मद बेग विरोध कर रहा था। लेकिन कहते हैं 2 जून की रात्रि को तो आपके अबोट ने अली मोहम्मद बेग और हीरा सिंह और अन्य साथियों को कैसे भी समझा दिया था। पर 3 जून को आपके अली मोहम्मद बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इन लोगों ने क्या किया कि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज परिवार थे, उनको मारना प्रारंभ कर देते। मारना मतलब उनकी हत्या करना प्रारंभ कर दी थी, छावनी को लूटना प्रारंभ कर दिया था, गोला बारूद स्वयं ले लिया था। कहने का मतलब क्रांति हो गई थी कहां पर? आपके नीमच में। अब जब नीमच में क्रांति हुई तो नीमच से आपके 40 अंग्रेज व्यक्ति, 40 अंग्रेज व्यक्ति जिसमें आपके महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल थे, ये अपनी जान को बचा के आपके मेवाड़ की तरफ भागे। कहां की तरफ भागे? मेवाड़, क्योंकि इस समय नीमच किसके नियंत्रण में आया करती थी? मेवाड़ के नियंत्रण। और ये भागते भागते आपके गांव पड़ा करता था डुंगला। कौन सा गांव पड़ता था? आपके डुंगला नामक कोई गांव था। और डुंगला गांव में कोई एक किसान का घर था, रुग्गा राम। और रुग्गा राम के नामक घर के किसान पे जाके शरण ली थी। पीछे इनके आपके निम्न सैनिक छावनी के लोग लगे हुए थे, लेकिन कैसे भी ये लोग अपनी जान बचाते हुए, अपने बच्चों को बचाते हुए आपके डुंगला गांव में जाके रुग्गा राम के घर पे शरण लेते। और इस बात का पता चला आपके अंग्रेज आपके पीए मेजर सावर्स को कि मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग इस प्रकार से किसी डुंगला गांव में रुग्गा राम के घर पे डटे हुए हैं। जब रुग्गा राम के घर पे डटे हुए थे तो उन्होंने आपके मेजर सावर्स ने आपके महाराणा स्वरूप सिंह को संदेश भेजा कि मेरे लोग इस प्रकार से फंसे हुए। तो आपके स्वरूप सिंह ने सेना भेज के इन 40 लोगों को यहां से निकलवाया था और निकलवा के आपके जगमंदिर में शरण दी थी। कहां पर शरण दी थी? इन 40 व्यक्तियों को जगमंदिर में शरण दी थी। और इन व्यक्तियों के ध्यान के लिए एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया था और वो था आपका गोकुल चंद मेहता। तो इस प्रकार से आपके स्वरूप सिंह ने सहायता की थी अंग्रेजों की, और भी सहायता की थी तन मन धन से। पर ये आपका कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला गांव से निकाल कर कहां पे शरण दी थी? तो कहां पर शरण दी थी? आपके जगमंदिर में शरण दी थी। और इनकी ध्यान रखने के लिए किस व्यक्ति को यहाँ पे रखा था? तो गोकुल चंद मेहता को रखा था। तो एक तो आपके स्वरूप सिंह की ये बातें याद रखनी। इसके बाद में कि स्वरूप सिंह के शासनकाल में और क्या हुआ? तो एक आप स्वरूप सिंह के शासनकाल में याद रखना, महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में स्वरूप शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। स्वरूप शाही पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। किसका? आपके स्वरूप शाही पगड़ी का।
कि महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में स्वरूप शाही पगड़े का शासन आपका प्रचलन प्रारंभ हुआ। और एक स्वरूप सिंह के शासनकाल में सिक्कों में बहुत ज्यादा धांधलीबाजी हो रही थी। सिक्के करप्ट सिक्के बनाए जा रहे थे, नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। तो नकली सिक्कों या आपके सिक्कों में जो आपकी समस्या आ रही थी, उस समस्या को दूर करने के लिए स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को बता के, अंग्रेजों के कहने पे, अंग्रेजों से अनुमति लेके एक नया सिक्का चलाया था। याद रखना, स्वरूप शाही सिक्का। कि मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्का किसने जारी किया था? तो स्वरूप शाही सिक्का जारी किया था आपके स्वरूप सिंह ने। या फिर सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि आपके राजपूताना में स्वरूप शाही सिक्का कौन सी रियासत में चलता था? तो मेवाड़ में। और स्वरूप शाही सिक्का जारी क्यों किया गया? जिस समय आपके करेंसी में, सिक्कों में धांधलीबाजी चल रही थी, तो इस धांधलीबाजी को दूर करने के लिए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने एक नया सिक्का जारी किया। और वह सिक्का कौन सा है? तो याद रखना, स्वरूप शाही। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो ये स्वरूप शाही सिक्का है, जो ये स्वरूप शाही सिक्को है ने, ये स्वरूप शाही सिक्का गए या यो मान लो यो स्वरूप शाही सिक्को है, तो इसके एक तरफ तो लिखवा दिया दोस्ती लंदन, ये लिखवा दियो दोस्ती लंदन, दोस्ती लंदन, और एक साइड में लिखा दिया चित्रकूट, चित्रकूट। याद रखना कि किस सिक्के के एक तरफ आपकी दोस्ती लंदन और एक तरफ आपके चित्रकूट अंकित किया हुआ है, तो वह सिक्का कौन सा है? आपका स्वरूप शाही। और स्वरूप शाही सिक्का जारी किसने किया? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये बातें आपको ध्यान रखनी है किसकी? आपके महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल की। कि स्वरूप सिंह के शासनकाल की क्या क्या बातें हैं? तो स्वरूप सिंह के शासनकाल में एक तो हमने आपके 1857 का संघर्ष देख लिया। संघर्ष के साथ साथ आपके संघर्ष के साथ साथ हमने किस प्रकार से उन्होंने सहायता की थी वो चीजें देखी। और उस चीज को देखने के बाद हमने एक आपका सिक्का भी देखा कि स्वरूप शाही सिक्का, उसके एक तरफ क्या क्या लगा हुआ है और एक तरफ क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके महाराणा स्वरूप सिंह की, तो याद रखना बच्चों, स्वरूप सिंह के शासनकाल में एक हमें याद रखना है, 3 प्रथाओं की मैं बात करता हूं। 3 प्रथाओं की मैं बात करूं आपके, बात करता हूं एक आपके कन्यावध, एक आपके कन्यावध, एक आपके डाकन प्रथा, और एक आपके सती प्रथा। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में इन तीनों प्रथाओं पे या प्रथाओं पे रोक लगाई गई थी। कौन कौन सी प्रथा? आपकी कन्यावध, डाकन प्रथा और आपकी सती प्रथा। कि मेवाड़ में कन्यावध, डाकन प्रथा और सती प्रथा पे किस शासक के समय पे रोक लगाई गई थी? तो वो शासक कौन सा हो जाएगा? आपके महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। याद रखना बच्चों, आपकी जब कन्यावध की बात आती है तो 1841 पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके डाकन प्रथा पे। जो डाकन प्रथा थी, इसको बंद किया था आपके एमबीसी के कमांडर हुआ करते थे। एमबीसी के कमांडर हुआ करते थे आपके जेसी ब्रूक, जेसी ब्रूक। तो कि एमबीसी के आपके कमांडर जेसी ब्रूक की सहायता से, एमबीसी के कमांडर आपके जेसी ब्रूक की सहायता से, एमबीसी के कमांडर आपके जेसी ब्रूक की सहायता से कन्यावध जो आपकी प्रथा, आपकी डाकन प्रथा जो चलती थी, इसे समाप्त कर दिया गया था। और कब किया गया था? 1853 में। और कन्यावध को किया गया था बच्चों 1844 में। 1844 में याद रखना, क्योंकि 1844 में 1844 में तो मेवाड़ में कन्यावध प्रथा पे रोक लगाई गई। कन्या प्रथा पे क्या लगा दी? रोक। और 1853 में एमबीसी के कमांडर जेसी ब्रूक ने कौन सी प्रथा पे रोक लगा दी? आपके डाकन प्रथा पे। और सती प्रथा पे रोक लगाई थी 1861 में। 1861 में। तीनों आपको डेटे याद रखनी है।
ये मैं हमेशा कहता हूं कि तारीखें याद मत रखो, पर ये याद रखने कि 1844 में रोक लगी किस पे? कन्यावध पे। 1853 पे रोक लगी किस पे? डाकन प्रथा पे। और 1861 में रोक लगी मेवाड़ पे किस पे? सती प्रथा पे। तीनों प्रथाओं पे जब रोक लग रही है उस समय मेवाड़ राजशासक कौन है? तो मेवाड़ राजशासक कौन हो जाएंगे आपके? महाराणा स्वरूप सिंह। और आपके इस डाकन प्रथा वाली पे तो खास करके नाम भी पूछ लिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा आपके? जेसी ब्रुक। जेसी ब्रुक कौन है? तो आपके एमबीसी के कमांडर। एमबीसी क्या है? मेवाड़ भीलकोर। कब स्थापना हुई? 1841 में। किसके समय में स्थापना हुई? महाराणा सरदार सिंह के समय में। ठीक है। अब मैं बात करूं कि कन्यावध क्या होता है। तो कन्यावध का मतलब होता था कि किसी व्यक्ति को जब लड़की होती थी तो वहां के लोग क्या करते थे कि लड़की को, या ऐसे मानो को जो लड़की हुआ करती थी उस लड़की के जन्मने पे पुत्र की कामना करते थे, लेकिन पुत्र की कामना करते थे पर जन्म किसका हो गया? लड़की का। तो लड़की को जन्मते ही लड़की की हत्या कर दी जाती थी। वो क्या है? आपका कन्यावध। आज भी आप अखबारों में पढ़ते हो, समाचारों में देखते हो, आज भी कन्यावध होता है। कहीं पर आप पढ़ते हो कि नवजात शिशु को कचरे में फेंक दिया, नवजात शिशु वहां पर मिले, नवजात शिशु की हत्या कर देगी। तो आज भी कन्यावध होता है। लेकिन मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि पुत्र पुत्री, लड़का लड़की एक समान है। आज के समय में भी हम देखें तो आज हम इतने शिक्षित होते हुए भी ऐसे कार्य कर रहे, ये हमारा फिर शिक्षित होना कोई काम की बात नहीं। कि जो पहले होता था, लोगों में आपकी चेतना नहीं थी, लोगों में किसी प्रकार की आपकी शिक्षा नहीं थी, वो ऐसे काम करते थे। लेकिन आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हम कन्यावध जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, कन्यावध जैसी घटनाएं स्वयं कर रहे हैं, तो आज हमारा किसी पशु के समान होना ही है। क्योंकि पशुओं को नहीं पता कि कौन आपकी मादा है, कौन आपके नर है। लेकिन आज हम इतने शिक्षित, हम इतने काबिलियत होते हुए भी कन्यावध को अगर बढ़ावा दे रहे, तो फिर ये शिक्षा किस काम की है? तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आज के समय में भी ऐसी प्रथाओं पे हमें रोक लगी हुई है और उस पर और भी ध्यान देना है। कोई हमारे आस पड़ोस, कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई हमारा दोस्त ऐसे कार्य कर रहा है तो उसे समझाना होगा। तभी हम एक अच्छे इंसान, या वास्तव में एक इंसानियत तभी होगी कि हम इन प्रथाओं को बढ़ावा ना दे और ये प्रथा जहां पर हो रही है उन्हें रोकने में सरकार की मदद करे। अब सरकार स्वयं नहीं आएगी। अब आप सोचिए, अगर आपके समाज में ऐसा काम हो रहा है और आप उसे देख रहे हो और उस समय आप चुप हो, तो आप भी उतने ही अपराधी हो जितना जो अपराध कर रहा है। दोस्तों, खास करके याद रखना, कन्या, लड़का, लड़की सभी एक समान। आज की जनरेशन में हमें शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि जो ये भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को हम न होने दें, इन चीजों को हम समझे, माइंड सेट करें। अगर आज भी आप ऐसी बातें करते हो कि लड़का ये है, लड़की ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़का कर सकता है, तो आप एक पशु के समान हो। सीधी सी बात, अगर आपको दोहरी लगती है, आपको बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पशु हो। अगर मैं भी ऐसा कार्य करता हूं तो मेरा यहां पढ़ाना व्यर्थ है, किसी मतलब का कार्य नहीं है। चलो हम आपके टॉपिक पे आते वापस। तो याद रखना कि कन्यावध को मेवाड़ में रोका कब गया था, रोक कब लगाई गई? 1844। अब डाकन प्रथा क्या हुआ करती थी? डाकन प्रथा का मतलब हुआ करता था, कोई समाज में कोई महिला है और उस महिला को डाकन का आरोप लगा के कि या तो डाकन है, और डाकन का आरोप लगा के उसको भाठों से किसी पेड़ के बांध देते, फिर भाटे मारते पूरे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे हुए नहीं थे। और ऐसे मानो कि ये कोई महिला है, ये कोई महिला है और ये कोई पुरुष है मेवाड़ का, और इस पुरुष पे या इस यह पुरुष इस महिला पे लगता है, तो वो बात फैलाने आरंभ कर देता कि ये महिला तो डाकन है, इसके कहने से ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता था, पर ये पुरुष इस महिला पे लग रहा है, तो इसने इसे साबित कर दिया कि ये डाकन है। साबित करने का मतलब वो लोगों में फैला दिया। जो ये अन्य लोग हैं इनमें ये बातें फैला दी कि ये महिला डाकन है, और ये जो हमारे यहाँ पे समस्या आ रही है ये सारी इसी महिला के कारण आ रही।
अब ये लोग तर्क वितर्क नहीं करते थे कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, पर ये लोग इसकी बातें मान लिया करते थे इस पुरुष की। और इस महिला को किसी पेड़ के या सीधी कहीं पे मिल जाए तो इसे पत्थरों से भाटों से मारना प्रारंभ कर देते थे। कहते कि आ तो डाकण है और डाकण को जिंदा नहीं रखना है, और ये लोग इन्हें पीट पीट कर मार दिया करते थे। ऐसी मानसिकता हुआ करती थी उस रोग को। तो ऐसी मानसिकता को जब आपकी अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने देखा कि सच में यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं, सच में यहाँ के लोगों की मानसिकता कितनी खराब है, सच में यहाँ के लोगों का माइंड विकास ही नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए आपकी जो मेवाड़ भील कोर थी, इसका जो कमांडर है जेसी ब्रूक, और जेसी ब्रूक ने इस प्रथा पे रोक लगा दी कि आज के बाद किसी भी महिला को मेवाड़ में डाकण कह के उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी भी महिला की हत्या नहीं की जाएगी, ये कहकर कि ये महिला डाकण है। तो ऐसी ऐसी प्रथा पे रोक लगाने वाले कौन है? तो एमबीसी के कमांडर जेसी ब्रूक। अब अगली प्रथा हुआ करती थी सती प्रथा। अब देखो, जब मैं सती प्रथा पे आता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि सती प्रथा गलत है या जो महिलाएं सती हुआ करती थी वो गलत है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई के साथ अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी सती प्रथा अंधविश्वास है। अब पहले क्या हुआ करता था, ये कोई पुरुष है आपका, ये मान लो कोई पुरुष है और इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु होने के बाद जो इसकी पत्नी हुआ करती थी, वो जब इस पुरुष का अंतिम संस्कार किया जाता था तो अंतिम संस्कार में अपनी मर्जी से इस पुरुष के साथ आपकी जल जाया करती थी, या अपने इस पुरुष के साथ खुद अग्नि स्नान कर लिया करती थी इस सब के साथ। ये सती प्रथा हुआ करती थी। पर धीरे धीरे ये प्रथा थोड़ी अलग दिशा में चेंज हुई, थोड़ा डायरेक्शन ये अलग ले गई। अब अलग क्या ले गई कि ये कोई पुरुष है और ये महिला है, इस पुरुष की मृत्यु हुई और ये महिला अपनी मर्जी से, अपने मन से इस व्यक्ति के साथ सती हो रही है, इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन समाप्त कर रही है। तब तक तो ये सती प्रथा थी। लेकिन आगे धीरे धीरे लोगों की मानसिकता कैसे चेंज हुई कि ये पुरुष था, इसकी मृत्यु हुई, ये इसकी महिला है, ये इसके साथ सती होना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के समाज के लोग हुआ करते थे वो इस महिला को नशा वगैरह करा के इस पुरुष के साथ जबरदस्ती के साथ सती किया करते। तो ये सती नहीं है, इसे जबरदस्ती के साथ इसकी हत्या की गई है, ऐसा आपके अंग्रेजों का मानना था कि ये महिला स्वयं सती नहीं होना चाहती, इसे जबरदस्ती से ये समाज के लोग, इसकी आपकी जो समाज के लोग हैं, इसकी आजादी छीन रहे हैं और आजादी छीन के इसकी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने इसे हत्या का मान दिया कि जो सती मन से हो रही थी वो अलग है, पर इस पुरुष के साथ ये महिला सती नहीं होना चाहती है। जबकि यहाँ के समाज के लोग इसे नशा वगैरह देके, क्योंकि जब इसका पति मरा तो ये सुन तो महिला वैसे ही होगी, इसका दिमाग तो वैसे ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके परिवार के लोग, इसके गांव के लोग, इसके रिश्तेदार इसे नशा वगैरह देके इस महिला की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इस सती प्रथा पे मेवाड़ में रोक लगी थी 1861 में। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कन्यावध क्या है, डाकन प्रथा क्या है और सती प्रथा क्या है। ये कब कब पे रोक लगी? तो कन्यावध पे 44 पे, डाकन पे 53 पे और सती प्रथा पे 1861 में। जिस समय यहाँ पे आपकी रोक लगाई गई थी उस समय मेवाड़ का शासक कौन है? तो स्वरूप सिंह। दो चीजें ये बात रखनी है आपको याद कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, कौन कौन सी प्रथा थी और कौन कौन सी प्रथा के हिसाब से ये कार्य हुआ। अब मैं बात करूं आपकी स्वरूप सिंह के शासनकाल की ओर, तो एक बात आप बच्चों याद रखना, स्वरूप सिंह के समय में, महाराणा स्वरूप सिंह के समय में एक आपका जो विजय स्तंभ है, तो आपका विजय स्तंभ हम पीछे पढ़ के आए थे, विजय स्तंभ व पिछोला झील, विजय स्तंभ व पिछोला झील का पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था कि महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ व पिछोला झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या था कि स्वरूप सिंह के शासनकाल में विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिरने से विजय स्तंभ थोड़ा जो ऊपरली जो मंजिल थी, विजय स्तंभ की जो ऊपरी मंजिल थी, वह ऊपरली मंजिल थोड़ी ध्वस्त हो गई थी। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने उस मंजिल का पुनः निर्माण करवाया, और एक पुनः निर्माण करवाया था किसका? आपके पिछोला झील का। तो ये भी याद रखनी है
कि आपकी विजय स्तंभ व पिछोला झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आपका किसने पुनर्निर्माण करवाया? तो आप याद रखना बच्चों, पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। इसके अलावा एक याद रखना एंजोबाई, एक आपको याद रखनी है स्वरूप सिंह के शासनकाल में, एंजोबाई। एंजोबाई कौन है? तो याद रखना जो एंजोबाई है ये मेवाड़ की अंतिम सती मानी जाती है, मेवाड़ की अंतिम सती, मेवाड़ की अंतिम सती। ये जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, ये महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान हुआ करती थी, महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान हुआ करती थी, महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान, और पासवान रानी थी। और पासवान रानी के हिसाब से ये आपके स्वरूप सिंह के साथ सती हुई थी। स्वरूप सिंह के साथ क्या हुई थी? स्वरूप सिंह के साथ सती हुई थी, सती हुई थी। तो मेवाड़ की अंतिम सती कौन है? तो याद रखना बच्चों, जब मेवाड़ के अंतिम सती की बात आएगी तो अंतिम सती में नाम आता है आपके एंजोबाई का। एंजोबाई मेवाड़ की अंतिम सती है, जो महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान हुआ करती थी और महाराणा स्वरूप सिंह के साथ ये सती हुई थी। अब पासवान क्या हुआ करती है? तो ये बच्चों जब मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा उस समय ये शब्दावली आती है कुछ, उस समय मैं चर्चा करूंगा, पर यहां पे अगर बात आ गई तो मैं बता देता हूं। एक क्या हुआ करता था, जैसे किसी राजा की कोई दासी है तो उस दासी को कहा जाता था डावड़ी। डावड़ी का मतलब क्या हुआ करता था? दासी। क्या हुआ करता था? दासी। और वो दासी कोई सुंदर है, वो दासी बहुत ज्यादा सुंदर है और वो राजा को पसंद आ गई। कोई डावड़ी है, डावड़ी का मतलब कोई राजा के दासी है और दासी सुंदर है और राजा को पसंद आ गई, तो राजा उसे कहेगा कि दासी डावड़ी तू आज से पर्दा लगाया कर, तो वो पर्दा लगाएगी तो वो बन जाएगी पर्दायल। वो क्या बन गई? आपकी पर्दायल। एक डावड़ी थी, वो सुंदर थी अत्यंत और राजा के मन को भा गई, तो राजा ने उसे कहा कि आज के बाद तू पर्दा लगाओगी, तो वो डावड़ी से क्या बन गई? पर्दायल। अब पर्दा लगाने लगी तो वो राजा के कुछ खास हो गई, तो वो कहलाएगी आपकी खवासन। क्या कहलाएगी? आपकी खवासन। तो डावड़ी से पर्दायल, पर्दायल से खवासन, वो खास हुई राजा की, इसलिए वो क्या बन गई? खवासन। अब खवासन हो गई तो राजा के पास रहने लगी, तो वो क्या होगी? पासवान। तो वो क्या होगी? पासवान। तो याद रखना बच्चों, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से राजा की उपपत्नी का प्रकार नहीं है, तो जो डावड़ी होती है, जो दासी होती है, जो सबसे नीची है, वो तो क्या है? जो सबसे नीचे वाली पोस्ट है वो तो डावड़ी। ये कभी राजा की उपपत्नियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आपकी पर्दायल, खवासन और पासवान ये राजा की उपपत्नियां हुआ करती थी। तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि इन चारों में से राजा की उपपत्नी कौन नहीं है, तो कौन नहीं होगी? डावड़ी नहीं होगी। पर पर्दायल, खवासन और पासवान है, महिला वो ही है, लेकिन ये राजा की क्या कहलाया करती थी? उपपत्नी। और जो राजा की सर्वप्रिय जो रानी है वो हुआ करती थी महर्षि। महर्षि का मतलब हुआ करता था राजा की मुख्य रानी, मुख्य रानी। तो एक डावड़ी है उसका प्रमोशन हो सकता है पर्दायल, खवासन और पासवान तक, लेकिन एक डावड़ी कभी नहीं बन सकती महर्षि। तो याद रखना कि राजा की मुख्य रानी को क्या कहा जाता था? महर्षि। लेकिन राजा की उपपत्नियां पर्दायल, खवासन और पासवान, और जो दासी थी उसे क्या कहा जाता था? डावड़ी। डावड़ी का प्रमोशन हुआ पर्दायल मणि, पर्दायल से प्रमोशन हुआ खवासन मणि, खवासन से प्रमोशन हुआ पासवान मणि। ये सारी चीजें तो याद रखना, एंजोबाई मेवाड़ की अंतिम सती है, महाराणा स्वरूप सिंह की पासवान हुआ करती थी और स्वरूप सिंह के साथ सती हुई थी, ये अंतिम सती है। अब स्वरूप सिंह की एक बात और याद रख लेना, स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही महल, स्वरूप शाही महल व स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था।
ये इतनी बातें बच्चों किन की है, तो महाराणा स्वरूप सिंह की है। हमने महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में क्या क्या चर्चा की आपकी बच्चों, तो याद रखना महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में 1857 की क्रांति की बात की महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। इसके अलावा स्वरूप शाही पगड़ी की बात की और स्वरूप शाही सिक्कों की बात की। कन्यावध डाकन प्रथा और सती प्रथा के बारे में हमने चर्चा की खूब। इसके बाद में आपके एंजोबाई की बात की और आपके डाउडी प्रदैल की बात की, और लास्ट में हमने देखा था स्वरूप शाही महल व स्वरूप सागर तालाब। ये सारी बातें थी बच्चों आपकी महाराणा स्वरूप सिंह। और ये जो हमने आपकी मेवाड़ भीलकोर की बात की थी थोड़ी बार पहले, जो आपके सरदार सिंह के समय में, तो ये है वो आपकी मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर किसके समय में, तो महाराणा सरदार सिंह के समय में। कब आपके, मैंने फुल चर्चा की 1841 में। इसका केंद्र कहां रखा गया, तो मैंने खूब चर्चा की आपके खेरवाड़ा में। इसका राजस्थान पुलिस में विलय कब किया गया, तो राजस्थान पुलिस में विलय किया गया था 1950 में। और ये थी आपकी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल इससे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेवाड़ और बचा है, 2, 3, 4, 5 जितने भी शासक बचे हैं, क्योंकि आपके स्वरूप सिंह के बाद में हमें आपके शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह और भोपाल सिंह जैसे राजाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।